जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसे मुस्लिम आक्रमण के नाम से भी जाना जाता है, जिसने भारत पर 1206 से लेकर 1857 तक शासन किया। जिसके अंतर्गत इन्होंने बहुत सारी वास्तुकलाओं का निर्माण कराया, बहुत सारी किताबों को लिखवाया, जिसकी कुछ एक किताबें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, जैसे कि मिनहाज उस सिराज की पुस्तक, तबकात नासरी, जलालुद्दीन बर्नी की पुस्तक तारीख फिरोज शाही, और कुछ वास्तुकलाएं देखने को मिलती हैं, जैसे ताजमहल, जिसका निर्माण किसने कराया था? हमारे शाहजहां ने कराया था। कुतुब मीनार देखने को मिलती है, इसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराई थी। अलाई दरवाजा देखने को मिलता है। ये हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास है। इसमें हम लोग ये आगे पढ़ने की कोशिश या जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कौन थे मुस्लिम आक्रमणकारी, और ये कहाँ से आए थे, और इन्होंने भारत पर आक्रमण कितने चरणों में किया। मुस्लिम आक्रमण भारत में बेसिकली दो चरणों में हुआ था। पहला अरब आक्रमण, दूसरा तुर्क आक्रमण। पहला हम लोग देखते हैं अरब आक्रमण। अरब आक्रमण कब हुआ था और अरब आक्रमणकारी कहाँ से आए थे? तो बेसिकली अरब आक्रमणकारी जो थे ना, वर्तमान सऊदी अरब के रहने वाले थे। यहीं से एक हमारा सेनापति चल के आया था, मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 1711 से लेकर 1712 ईस्वी में भारत के पश्चिमी सीमा पर लेना क्या किया था? आक्रमण किया था, और मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना या फिर नींव डाली थी। दूसरा आक्रमण हमें देखने को मिलता है तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमणकारी जो है ना, तुर्की के रहने वाले नहीं थे, ये रहने वाले थे मध्य एशिया के। और तुर्क आक्रमण दो चरणों में हुआ था। पहला महमूद गजनवी ने 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक किया, और दूसरा हमारा मोहम्मद गौरी ने 1175 से लेकर 1206 ईस्वी तक किया। इनका मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार बढ़ाना, और धन से भारत से धन दौलत को लूटकर अरब लेना। अब हम लोग देखने वाले हैं मुस्लिम आक्रमण का पहला चरण, अरब आक्रमण, जिसे मोहम्मद बिन कासिम द्वारा 712 ईस्वी में अंजाम दिया गया था। कौन था मोहम्मद बिन कासिम और कहाँ से आया था? परिचय। मोहम्मद बिन कासिम उमैयद खलीफा का सेनापति था। 711 से 712 ईस्वी में इसने सिंध पर आक्रमण किया। तब इसकी उम्र केवल 18 से 19 वर्ष थी। यह भारत पर मुसलमानों का पहला संगठित आक्रमण था। हाँ, हम लोग देख लेते हैं आक्रमण के प्रमुख कारण क्या थे। तो सिंध के राजा द्वारा अरब व्यापारियों के साथ व्यवहार करना, उमैयद खलीफा की विस्तारवादी नीति, और समुद्री मार्ग पर नियंत्रण करने की इच्छा। आक्रमण का मार्ग क्या था? तो आक्रमण का मार्ग हमें देखने को मिलता है मकरान, मकरान से देवल, देवल के बाद उसके बाद रावत पे आक्रमण करता है, अलोर पे आक्रमण करता है, फिर उसके बाद ब्राह्मणवाद पे आक्रमण करके उसी को जीत लेता है। इसकी प्रमुख विजय। तो सबसे प्रमुख विजय में हमें देखने को मिलता है 711 में ये देवल का किला जीत लेता है। 712 में जाहिर सिंह सैन को रावत के युद्ध में हरा देता है। आक्रमण के परिणाम क्या देखने को मिलते हैं? सिंध में अरब शासन की स्थापना होती है, अरब व्यापारियों को व्यापार में बढ़ावा मिलता है। यह आक्रमण आगे के आक्रमणकारियों के लिए एक मार्ग प्रशस्त करने वाला सिद्ध होता है। इसके प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो इसके प्रमुख स्रोत हैं चचनामा, जिसके लेखक कौन है? अली बिन हमीद कोफी, और तबकात नासरी, जिसके लेखक हैं मिनहाज उस सिराज। एसएससी से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं। भारत में मुसलमानों का पहला आक्रमण 711 से 712 ईस्वी में होता है। आक्रमणकारी हमारे मोहम्मद बिन कासिम होते हैं। शासक कौन थे? तो ये उमैयद वंश के शासक थे। क्षेत्र इन्होंने इस पे कब्जा किया था, तो दाहिर का राज्य था। परिणाम क्या देखने को मिलता है? परिणाम देखने को मिलता है कि अरब शासन की स्थापना होती है। यह एक भौतिक मानचित्र है, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण को, जिसने 712 ईस्वी में किया था, उसे दिखाया गया है कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो अरब के दमशक से इसकी शुरुआत होती है। वहां से लेके ये फारस की खाड़ी, अरब सेना का लेते हुए मकरान पहुंचता है। मकरान के बाद ब्राह्मणवाद के अलोर जीतता है। फिर उसके बाद सिंध के राजा दाहिर सिंह सैन के साथ यहाँ पे युद्ध होता है। सिंधु नदी के किनारे मुल्तान पे कब्जा करता है, और इससे मुल्तान पे 712 ईस्वी में कब्जा करता है। और ये यहाँ पे तलवार लिए दिखाया गया है अरब सेना के सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को। मुख्य बिंदु क्या है? मुख्य बिंदु है 711 में ये क्या करता है? मोहम्मद बिन कासिम सिंध की ओर कूच, और दाहिर को हराकर सिंध पर अधिकार कब करता है? 712 ईस्वी में। फिर उसके बाद ब्राह्मणवाद को जीतता है, अलोर को जीतता है, मुल्तान पर अधिकार कर इस्लामी शासन की स्थापना करता है।
मुस्लिम आक्रमण के दूसरे चरण में अब हम लोग देखने वाले हैं तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण में भी सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं मोहम्मद गजनवी, जिसने 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। आखिर ये कौन था महमूद गजनवी और ये कहाँ से आया था, तो इसका परिचय हम लोग देख लेते हैं। पहले मोहम्मद गजनवी तुर्क का शासक था और इसके पिता का नाम था हमारा सुबुक्तगीन, जो किसका गुलाम हुआ करता था, अल्पतगीन का गुलाम हुआ करता था। बाद में चल के ये अल्पतगीन का क्या बन जाता है, दामाद बन जाता है सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन का बेटा है हमारा कौन, मोहम्मद गजनवी। 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक शासन करता है, 17 बार भारत पर आक्रमण करता है और इसके आक्रमण करने का जो मुख्य उद्देश्य था धन की प्राप्ति करना, ना कि राज्य का विस्तार करना। अब हम लोग देख लेते हैं भारत पर आक्रमण के प्रमुख कारण क्या थे। तो सबसे प्रमुख कारण था भारत की अपार संपत्ति और संपत्ति की खयाती। इसने भारत पर आक्रमण किया जिससे ये कि धन दौलत को लूट सके। फिर उसका दूसरा इसका प्रमुख कारण जो था आक्रमण करने का, वो था धार्मिक उत्साह। स्वयं को इस्लाम का योद्धा मानता था, मध्य एशिया में अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करना चाहता था और भी बड़ा करना चाहता था। ये इसके प्रमुख कारण थे। हम लोग देख लेते हैं प्रमुख आक्रमण और इसके लक्ष्य क्या थे। तो 1001 ईस्वी में ये पेशावर पर आक्रमण करता है। इसने कुल 17 बार आक्रमण किया भारत पे, लेकिन इसका सबसे प्रमुख आक्रमण जो है वो 16वां आक्रमण है 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर जो इसने आक्रमण किया। हम लोग देख लेते हैं इसकी प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं। तो इसकी प्रमुख उपलब्धियां हैं, ये बहुत धन संपत्ति लूटी जिसने गजनी को समृद्ध बना दिया। प्रसिद्ध इतिहासकार भी इसके साथ आए हुए थे जिनका नाम है अल बरूनी। उसके बाद हमारे देखने को मिलता है उसने भारत में स्थायी राज्य स्थापित नहीं किया। उसकी लूटी हुई संपत्ति और मंदिर विध्वंस की कथाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। हम लोग देख लेते हैं प्रमुख स्रोत जिससे हमें मोहम्मद गजनवी के बारे में जानकारी मिलती है। तो उर्दूवी की किताब तारीख यामिनी, मिनाज और सिराज की तबकात नासरी, अलबरूनी की किताबें गुंद और आरसी मजूमदार की ये किताब, इससे हमें मोहम्मद गजनवी के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम लोग एक पॉलिटिकल मानचित्र के थ्रू ये देख लेते हैं कि ये आया कहाँ से था। तो वर्तमान ये जो देश है अफगानिस्तान, गजनी का जो एक राज्य है वहां से ये आया था, पेशावर से होते हुए हिंदू कुश पर्वत को दर्रा को पार करते हुए ये हिंद आया था। फिर उसके बाद मथुरा पे भी आक्रमण करता है, कन्नौज पे भी आक्रमण करता है। फिर उसके बाद ये 1025 ईस्वी में अपना 16वां आक्रमण सोमनाथ को गुजरात मंदिर पे करता है और बहुत सारे धन और संपत्ति को। इस इमेज द्वारा मोहम्मद गजनवी ने जो भारत पर 17 आक्रमण किए थे ना, उन्हें दिखाया गया है। सबसे पहले ये कहाँ से आया था, गजनी से आया था, काबुल होते हुए हिंदू कुश पर्वत को पार किया था, पेशवर पहुंचा, वहां से लाहौर, फिर मुल्तान, फिर उसके बाद इसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर में 1025 ईस्वी में अपने 16वें आक्रमण में उसे रोक लिया था। ये इसका था मुख्य मार्ग। हम लोग देख लेते हैं कि सोमनाथ पर आक्रमण 1025 से 1026 ईस्वी में, यह गजनवी का कौन सा आक्रमण था, तो 17वां नहीं, ये 16वां आक्रमण था, सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था। सोमनाथ मंदिर उस समय भारत के सबसे धनवान मंदिरों में से एक हुआ करता था। गजनवी ने समुद्री मार्ग के पास स्थित प्रभास पाटप सोमनाथ पर आक्रमण किया, मंदिर को तोड़ा और अपार धन संपत्ति सोना चांदी लूटा, रतन लूटकर गजनी ले गया। उसने मंदिर का विशाल शिवलिंग तोड़ दिया, उसके टुकड़े गजनी ले गया। इस आक्रमण का उद्देश्य धार्मिक से अधिक आर्थिक लूट था। लूटी हुई संपत्तियों में था सोना था, चांदी, रत्न, मोतियां, बहुमूल्य वस्तुएं। परिणाम क्या देखने को मिलता है, सोमनाथ मंदिर को भारी क्षति होती है। भारत की राजनीतिक एकता के अभाव का लाभ उठाकर गजनवी ने लूट की। इस आक्रमण का मनोवैज्ञानिक प्रभाव पूरे भारत पर पड़ा। हम लोग देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य एसएससी के लिए। गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया, तो 17 बार आक्रमण किया 1000 से 1027 तक। सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था, तो गुजरात का सोमनाथ मंदिर का जो आक्रमण था 1025 से 1026 ईस्वी में। उपाधि इसने क्या दी थी, तो यामिन उद्दौला और अमीन उद्दौला की इसने उपाधि ली थी। इसका उद्देश्य क्या था, तो भारत से धन को लूटना और एक गजनी जाकर बड़े साम्राज्य की स्थापित करना। मुख्य क्षेत्र जो इसने लूटे थे पंजाब, सिंध, मुल्तान, गुजरात। सोमनाथ लूटकर वह कितने, तो 3 लाख ऊंटों पर धन लादकर गजनी गया, व्यथित वर्णनों के अनुसार। तो हम लोग देखने वाले हैं तुर्क आक्रमणकारियों का दूसरा चरण, जिसे मोहम्मद गौरी ने अंजाम दिया था 1175 से 1206 ईस्वी तक। हम लोग देख लेते हैं मोहम्मद गौरी कौन था, कहाँ से आया था।
सबसे पहले इसका परिचय देखते हैं। मोहम्मद गौरी को इसका मूल नाम जो था शहाबुद्दीन मोहम्मद हिंदुस्तान था। ये अफगानिस्तान गौर का शासक था। इसका उद्देश्य भारत में स्थायी राज्य की स्थापना करना था। 1175 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक सक्रिय रहा। इसने उत्तर भारत में तुर्की सत्ता की नींव डाली, जो कि आगे चल के दिल्ली सल्तनत के रूप में हमें देखने को मिलती है। आक्रमण के प्रमुख कारण क्या थे? तो आक्रमण के प्रमुख कारण थे इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, भारत में स्थायी राज्य स्थापित करना, भारत के अपार संपत्ति और समृद्धि को लूटना, मध्य एशिया की राजनीतिक अस्थिरता से ध्यान भटकाना। हम लोग देख लेते हैं इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो भारत में तुर्की शासन की स्थापना करना, विद्रोही राजपूत शक्तियों को परास्त करना, गंगा यमुना के मैदान पर अधिकार करना, अपना विश्वस्त प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त करना। हम लोग देख लेते हैं मोहम्मद गौरी के प्रमुख विजय और युद्ध। तो 1175 ईस्वी में मुल्तान पर अधिकार करता है। ऐसे 1178, 1191, 1192, फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 1191 और 1192 ये युद्ध हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है हरियाणा के मैदान में पृथ्वीराज चौहान के बीच में, और मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से हार जाता है। लेकिन अगले ही साल 1192 में द्वितीय ईरान का युद्ध होता है, वहीं हरियाणा के मैदान में। इस बार पृथ्वीराज चौहान जो है ना मोहम्मद गौरी से हार जाते हैं, और मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को क्या बना लेता है? बंदी बना देता है। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी हमें मिलती है पृथ्वीराज राष्ट्र की पुस्तक चंद्रबरदाई से, और काफी ये पुस्तकें यहाँ पे बताई गई हैं जिनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। आक्रमण का परिणाम क्या होता है? उत्तर भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना होती है। दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी में नींव पड़ती है। राजपूत शक्ति को गहरा आघात होता है। राजनीतिक एकता का अंत होता है और तुर्क प्रभुत्व की शुरुआत होती है। इस राजनीतिक मानचित्र के जरिए यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे मोहम्मद गौरी ने किन किन क्षेत्रों को जीत लिया था, और उसने कैसे तराइन पर आक्रमण किया था। और तराइन का प्रथम युद्ध हारा, लेकिन हारने के बावजूद भी तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में लड़ता है, और जयचंद की मदद से राजा जयचंद कन्नौज के राजा जयचंद की मदद से 1192 का तराइन का दूसरा युद्ध जीत जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु: तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 भारत के इतिहास का सबसे निर्णायक मोड़ था, क्योंकि इसने निर्धारित कर दिया था कि दिल्ली पे किसका शासन होगा। गौरी ने भारत में स्थायी शासन स्थापित नहीं किया, परंतु अपने दास और गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का शासक नियुक्त किया। गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हुई। उसके आक्रमणों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। यहाँ तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में जो पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में हुआ था, और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच हुआ था। हरियाणा के तराइन के मैदान में उसे दिखाया गया है कि कैसे प्रथम युद्ध में, तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 में पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं और मोहम्मद गौरी की हार होती है, और वो घुटनों पर खड़े होकर, घुटनों के बल बैठ के अपने प्राणों की भीख मांगता है पृथ्वीराज चौहान से। अगला युद्ध होता है अगले ही साल 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध, वही हरियाणा का मैदान तराइन। इस बार एक तरफ से लड़ रहे थे पृथ्वीराज चौहान, और मोहम्मद गौरी की मदद कर रहे थे कन्नौज के राजा जयचंद। होता क्या है कि पृथ्वीराज चौहान तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हार जाते हैं, और इसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि गौरी ने दिल्ली को जीत लेता है। गौरी दिल्ली को जीत लेता है। पृथ्वीराज चौहान पराजित और बंदी बना लिए जाते हैं। दिल्ली और अजमेर पर मुस्लिम शासन की शुरुआत होती है। दोनों युद्धों का अंतर क्या था? तो 1191 में जो है ना राजपूत एकजुट थे, सीधी भिंडित में लड़ा गया था। गौरी पराजित हुआ था और उसे भारत छोड़कर जाना पड़ा था। लेकिन अगले ही साल 1192 में दूसरा युद्ध होता है। राजपूतों में फूट पड़ती है। कन्नौज के राजा जयचंद मोहम्मद अली का साथ देता है। गौरी ने चाल चली है, और उसके बाद क्या होता है? गौरी विजय होता है। हाँ, हम लोग देखने वाले हैं जब उसने मोहम्मद गौरी ने 1192 की तराइन की द्वितीय लड़ाई जीत ली, फिर उसके बाद उसने भारत पर कौन कौन से और आक्रमण किए। तो इसने बंगाल विजय और बिहार विजय के लिए अपने एक सेनापति बख्तियार खिलजी को भेज देता है, जहाँ पे 1198 में बख्तियार खिलजी बिहार के नालंदा में जाके नालंदा विश्वविद्यालय को जला देता है। और नालंदा विश्वविद्यालय की किताबें जो थी ना, वो 3 महीने तक जली थी, जिसकी जानकारी मिनहाज सिराज की पुस्तक तबकात नासरी से मिलती है। फिर उसके बाद ये बंगाल विजय करता है, बंगाल विजय अभियान करता है। लेकिन जब मोहम्मद गौरी भारत आया था, तो वो अपने साथ एक चिश्ती भी लाया था, मतलब कि सूफी संत लाया था, जिनका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। 1192 ईस्वी में फिर उसके बाद गुरु गौरी जो है ना दिल्ली के आसपास संघर्ष करता रहता है। अजमेर,
विंध्याचल और इनके पास आसपास वो संघर्ष करता रहता है और अपने अंतिम दिनों में वह अपना जो है ना जो गुलाम हुआ करता था उसका सेनापति हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना गुलाम बनाता है और अपना पूरा शासन दिल्ली का कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में देता है। इस तरह मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हो जाती है। परिणाम हमें क्या देखने को मिलता है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करता है। उसने गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को स्वतंत्र शासक के रूप में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, जिसके तहत 1206 ईस्वी में जो है ना दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो मिनहाज सिराज की पुस्तक तबकात नासरी से मिलती है। हसन निजामी की पुस्तक ताजुल ताजुल महासर से मिलती है, ताजुल महासर से मिलती है। हम लोग देख लेते हैं महत्वपूर्ण तत्व एसएससी के लिए। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में होता है, गौरी की हार होती है, पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में होता है, पृथ्वीराज चौहान हारते हैं, गौरी जीतता है। प्रत्यय खिलजी द्वारा नालंदा का विध्वंस 1198 ईस्वी में होता है। फिर उसको हम लोग देख लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का दामाद और सेनापति। मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब होती है, 1206 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का भारत आगमन कब होता है, 1192 ईस्वी में। अब हम लोग ये देख लेते हैं, अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसे शुरुआत से लेकर अंत तक एक बार बाइंड अप कर लेते हैं। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम सिद्ध पर आक्रमण करता है और यह भारत में मुस्लिम आक्रमण की शुरुआत थी। 10वीं और 11वीं शताब्दी में महमूद गजनबी जो है ना भारत पर सत्तावार आक्रमण करता है। मुख्य उद्देश्य था भारत से धन दौलत को लूटना, न कि स्थायी राज्य को स्थापित करना। फिर उसका आता है 1175 से 1192 ईस्वी, मोहम्मद गौरी के आक्रमण और विजय। 1175 ईस्वी में मुल्तान जीतता है। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार होती है, पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं। 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध होता है, कन्नौज के राजा जयचंद की मदद से मोहम्मद गौरी जीतता है और पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। फिर उसका 1193 से लेकर 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के बाद उसके सेनापति का होता है उसकी 3 सेनापति हुआ करते थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, याकदूज और ख्वाजा, जिसमें से प्रमुख सेनापति जो था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके विश्वस्त गुलाम और सेनापति भारत में उसके जीते हुए क्षेत्रों के शासक बन गए। अब उसके बाद आता है 1206 ईस्वी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में दिल्ली में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। यही भारत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की। इस नई सल्तनत ने अगले 300 वर्षों 1206 से लेकर 1506 ईस्वी तक भारत पर शासन किया। मुख्य निष्कर्ष क्या निकलता है, अरब आक्रमण से शुरुआत हुई लेकिन वे स्थायी नहीं रहे। दूसरा, गजनबी का उद्देश्य लूट था, राज्य की स्थापना करना नहीं। तीसरा, गौरी पहले असफल रहा फिर सफल हुआ और स्थायी शासन की नींव रखी। चौथा, गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, जिसने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी और भारत पर लगभग 300 वर्षों तक आगे चल के ये दिल्ली सल्तनत क्या करता है, शासन करता है। हम लोग देख लेते हैं अगले भाग में हम लोग जानेंगे कि दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत के प्रमुख राजवंश क्या थे, कौन थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। शासक की नीतियां क्या थी, प्रशासन क्या थी, उपलब्धियां क्या थी बाजार व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी की, और क्या थे हमारे 40 दल बलबन की लौ और रक्त नीति क्या थी, समाज और अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक प्रभाव क्या थे, दिल्ली सल्तनत का आखिर पतन कैसे होता है और उसकी कारण क्या थे, कैसे 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर आता है और इब्राहिम लोदी को हरा के हमारी किसकी स्थापना करता है, तो मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। तो अभी बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इतिहास बने रहिए हमारे साथ अगली वीडियो में।